हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, गुड्स की डेफिनेशन, गुड्स के क्या टाइप्स होते हैं और क्या क्या एसेंशियल फीचर्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप बिजनेस लॉ और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में आया था। पहले ये इंग्लिश सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था 1893 में, वहाँ से इसको लिया गया और ये 1 जुलाई 1930 को फोर्स में आया, मतलब इसको इंडिया के अंदर लागू किया गया। इससे पहले सेल्स ऑफ गुड्स लॉ को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर 8 के अंदर बताया गया था। उसके बाद अलग से ही सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बना दिया गया 1930 में और ये पूरे इंडिया में चलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 सेक्शन 4(1) के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। सेल्स ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे कि सेलर ट्रांसफर करता है और एग्री कि वो ट्रांसफर करेगा अपने गुड्स को बायर को प्राइस के अंदर, मतलब कुछ प्राइस आप लेते हैं उसके बदले गुड्स को देते हैं। फॉर एग्जांपल बात करें, हम दुकान पे जाते हैं, हम उनको पैसे देते हैं और वो जो भी सामान हमको चाहिए वो दे देते हैं, तो वो क्या होती है, सेल्स होती है। तो इसके अंदर दो टर्म्स का यूज किया जाता है, सेल्स और एग्रीमेंट टू सेल। सेल्स होते हैं सेल्स and when under a contract of sales the property in the goods is transferred from seller to buyer, the contract is called a sales। बिक्री या बोला जाए तो सेल्स, जब भी कोई प्रॉपर्टी को आप सेलर से बायर को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो सेल्स, मतलब जैसे मैंने दुकान का एग्जांपल दिया कि आप गए, आपने सामान लिया तो उसने आपको सामान बेचा। फिर आ रहा है एग्रीमेंट टू सेल, बट वेयर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू टेक प्लेस at a future time or subject to some condition thereafter to be fulfilled, the contract is called agreement to sell according to section 4(3)। एग्रीमेंट टू सेल होता है कि आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेंगे फ्यूचर में, मतलब कुछ कंडीशंस फुलफिल होगी उसके बाद आप उनको ट्रांसफर करेंगे। फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉपर्टी, कुछ भी व्हीकल्स आपने लिया, आपने कुछ पैसे दिए होंगे, जब तक वो आपको नहीं देगा, आपने पूरे पैसे दे दिए, डॉक्यूमेंट्स आपके नाम पे हो जाएंगे, पूरी फॉर्मेलिटीज हो जाएगी, तब वो आपको दे देगा। तो पहले क्या हुआ, एग्रीमेंट टू सेल हुआ कि आपने इनिशियली लेवल पे उसको कुछ पैसे दे दिए, बुक कर दिया, फिर बाद में आप जाके चीज़ों को लेते हैं। आप कार लेने जाते हैं तो उसमें भी ऐसे ही होता है, तो वो एग्रीमेंट टू सेल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ गुड्स अंडर द एक्ट। सेक्शन 2(7) के अंदर डिफाइन किया गया है, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स होती है, मतलब वस्तु होती है जिनको कि आप परचेस सेल कर सकते हैं। इसके अंदर आपके स्टॉक्स, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास और जो भी फार्मिंग से रिलेटेड चीजें जो कि अटैच तो लैंड के साथ है, मतलब वो मूवेबल नहीं है, मतलब जो चीज़ें ज़मीन के साथ जुड़ी है वो मूव नहीं हो सकती, पर जो चीज़ें ज़मीन से अलग हो सकती, मतलब आपने फसल उगाई है उसको आप काट के अलग कर सकते हैं, तो आप क्रॉप को सेल कर सकते हैं। आपने कुछ गेहूं बोया है, चावल बोया है, तो वो बिक सकता है, तो वो गुड्स होगा। तो ये कुछ भी चीजें जो कि आप सेल कर सकते हैं वो सब गुड्स होती है। और जो भी एक्शनेबल क्लेम या मनी जो होते हैं वो गुड्स के अंदर नहीं आते, मतलब वो तो एक जरिया है जिसके थ्रू आप परचेस सेल करते हैं, तो वो कोई सामान नहीं होता है, वो गुड्स नहीं होता है। गुड्स के अंदर हर टाइप की मूवेबल प्रॉपर्टीज रहती है, एक्शनेबल क्लेम और मनी को छोड़ के। इसके अंदर आपके गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम, इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स इन द फर्म, स्टैंडिंग ट्रिम्बल्स, मतलब इन सारी चीजों को भी आप परचेस सेल कर सकते हैं, ये भी गुड्स होते हैं। और कोई भी प्रॉपर्टी जो कि अपना कैरेक्टर नहीं खोती है वो भी मूवेबल प्रॉपर्टीज और गुड्स की कैटेगरी में आ सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या टाइप्स होते हैं गुड्स के। तो इसमें मेनली 3 टाइप्स होते हैं, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कंटिजेंट। एग्जिस्टिंग गुड्स फिजिकल गुड्स होते हैं जो कि सेलर के पास अवेलेबल है, सेलर उसका ऑनर है और जब कोई भी उसको परचेस करने आ रहा है तो वो उसको दे देता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग, मतलब कि वो एग्जिस्टिंग गुड्स है, मतलब उस टाइम पे आपके पास प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको मौजूदा सामान भी बोला जाता है। आप दुकान पे जाते हैं, जो चीज़ें आपको मिलती है वो आपको वो दे देता है, तो वो एग्जिस्टिंग गुड्स होगा। फिर आता है फ्यूचर गुड्स।
फ्यूचर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर होंगे, प्रोड्यूस होंगे, उसके बाद सेल होने चाहिए। मतलब अभी वो इन प्रोसेस हो सकते हैं पर वो फ्यूचर में गुड्स बनेंगे, मतलब आपको फ्यूचर में मिल जाएंगे। तो इसको सेक्शन 2(6) के अंदर डिफाइन किया गया है। मतलब वो गुड्स चाहे वो अभी एग्जिस्टेंस में ना हो पर इन फ्यूचर सेलर उनको ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें, ए एग्री है कि वो बी को उसकी जो काऊ है उसका जो मिल्क है वो साल भर तक देता रहेगा, उसने एडवांस में पेमेंट कर दिया तो वो उससे ले सकता है। तो ये फ्यूचर गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स हुआ। नेक्स्ट आता है कंटिजेंट गुड्स। ये फ्यूचर गुड्स का ही टाइप होता है पर ये गुड्स सेलर को अगर मिल जाते हैं तो वो सेल कर सकता है। मतलब ये डिपेंड करता है कंटिजेंसी पे कि क्या इवेंट हो रहा है, क्या चीजें हो रही है या नहीं हो रही है, उस बेसिस पे आप इन सामान को दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल बात करें कि ए एग्री है कि वो बी को एक पेंटिंग दे देगा जो कि बहुत रेयर और स्पेशल है, पर वो कब देगा, जब वो ए को मिल जाएगी या ए उसको परचेस कर लेगा तो वो बी को दे देगा, पर अगर ए को नहीं मिलती है तो वो नहीं देगा। तो ये कंटिजेंट गुड्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या क्या एसेंशियल फीचर्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के। फर्स्ट आता है 2 पार्टी, सेकंड है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मूवेबल गुड्स, थर्ड है कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ प्राइस, फोर्थ है ट्रांसफर ऑफ गुड्स, फिफ्थ है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, सिक्स्थ है एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेल बी प्रेजेंट। तो फर्स्ट आता है 2 पार्टीज। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स कर रहे हैं तो उसमें 2 पार्टीज होना बहुत जरूरी होती है। मतलब कि एक बायर हो और एक सेलर हो, ये दोनों डिफरेंट पर्सन होना चाहिए। एक पर्सन सेलर हो, एक बायर हो, तभी आप आपस में चीजों को खरीद बेच सकते हैं। तो एक पर्सन को दोनों की आइडेंटिटी नहीं मिल सकती है, तो ये कंडीशन को फुलफिल होना जरूरी है कि 2 पार्टीज होनी चाहिए। सेकेंड आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मूवेबल गुड्स। जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स हो रहा है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए हो रहा है। वो गुड्स एग्जिस्टिंग भी हो सकते हैं, फ्यूचर गुड्स भी हो सकते हैं, उनके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स का यूज करते हैं। पर कोई भी इमूवेबल गुड्स है तो उसके लिए आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ प्राइस। मतलब इसके अंदर कुछ कंसीडरेशन होना चाहिए। प्राइस उस चीज को बता रहा है, कंसीडरेशन को मतलब आप कुछ दे रहे हैं तो आपको रिटर्न में कुछ मिलता है, वो होता है कंसीडरेशन। मतलब प्राइस वो चीज है जो कि आप गुड्स दे रहे हैं तो एक्सचेंज में आपको वैल्यू मिल रही है। तो जैसे आप दुकान पे गए, उन्होंने सामान दिया, आप उनको पैसे देते हैं तो वो क्या कंसीडरेशन हो गया उनका, आपको सामान मिल गया और उनके लिए पैसे हो गए। जरूरी नहीं है कि जो भी पूरा कंसीडरेशन आप दे रहे हैं वो मनी के टर्म में दे, आप उसके लिए कुछ और सामान भी दे सकते हैं, आधे पैसे भी दे सकते हैं, पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो वो कंसीडरेशन के होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फोर्थ ट्रांसफर ऑफ गुड्स। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के अंदर ट्रांसफर होना चाहिए प्रॉपर्टी का या गुड्स का सेलर से बायर को उस टाइम पे, उस प्लेस पे, और वो गुड्स ट्रांजिटेड होना चाहिए सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स कर रहे हैं तो वो वैलिड चीजों के लिए करें, मतलब उन गुड्स के लिए करें जिनको कि आप ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब आप ओनरशिप को, आपके पोजीशन को ट्रांसफर कर सकें। नेक्स्ट आता है फिफ्थ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स होता है इसके अंदर ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है। मतलब एक व्यक्ति किसी को ऑफर कर रहा है, सेलर भी कर सकता है, बायर भी कर सकता है कि उसको ये चीज खरीदनी है, सेलर भी बोल सकता है कि मुझे ये चीज बेचनी है, और सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स होता है कि दोनों ऑफर भी दिया गया है और उसका एक्सेप्टेंस भी हुआ है। या तो ये एब्सोल्यूट हो सकता है या फिर कंडीशनल हो सकता है। एब्सोल्यूट मतलब कि जब आप गए आप तभी आपको चीजें मिल गई, और कंडीशनल की आपकी कुछ कंडीशंस रखी गई है, वो फुलफिल होने पे आपको गुड्स मिलेगा। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेल बी प्रेजेंट। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। मतलब कि फ्री कंसेंट में होना चाहिए बायर और सेलर, कॉम्पिटेंसी होना चाहिए बायर और सेलर्स की, लीगलिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। मतलब कि दोनों पार्टीज बायर और सेलर अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट को कर रहे हैं, मतलब परचेस सेल करें, कोई उनको फोर्स नहीं कर रहा है। दोनों ही पार्टी कॉम्पिटेंस होना चाहिए। दोनों में से कोई भी पार्टी मेजोरिटी की एज की होना चाहिए, मतलब माइनर नहीं होना चाहिए, साउंड माइंडेड होना चाहिए, और उनको लीगली डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाना चाहिए लॉ द्वारा, तभी वो पार्टी कॉम्पिटेंट होती है। तो जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स है उनको फॉलो क्या होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के अंदर। तो ये कुछ एसेंशियल फीचर्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, गुड्स की डेफिनेशन, टाइप्स, क्या एसेंशियल फीचर्स होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल्स के बीच के डिफरेंस का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू।